गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं और सेकेंड चैप्टर का नाम है भाग्य का भेद। इसमें हमें लेखक के बारे में पढ़ना है और उस समय का पढ़ना है जब लेखक अपने नौकरी कर रहे थे, युवा अवस्था में थे, और साथ ही उनके बस यात्रा के विषय में भी पढ़ना है। उसके साथ साथ हमें ये भी पढ़ना है कि किसी भी स्थान पर हम अपना अगर ध्यान एक जगह नहीं रखते हैं तो हमारा जो कार्य है वो गलत हो सकता है, या फिर हमारे साथ रास्ते में कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं अगर हम अपना ध्यान एकाग्रित न रखें तो। इसी विषय में हमें ये चैप्टर पढ़ना है। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। बात कोई 1.5 दशक पुरानी है। मैं एक संस्थान में कार्यरत था जिसका राज्य के लगभग सभी नगरों में कारोबार फैला हुआ था। मेरा कार्य था सभी नगरों के अधिकृत विक्रेताओं से उधार की वसूली करना। इस कार्य में मैं निरंतर यात्राओं में रहा करता था और आदत ऐसी पड़ गई थी, यदि किसी दिन यात्रा न की तो रात को नींद नहीं आती थी। कब कहाँ जाना है सब पूर्व निर्धारित होता था और मैं प्रायः 4-5 दिन या सप्ताह भर के लिए भी संस्थान के कार्य हेतु यात्राओं में व्यस्त रहता। अधिकांश यात्राएं कष्टदायी होती थी। सरकारी खटारा बसें जिनमें गति तो नाम मात्र की होती है और आवाज कई गुना अधिक होती है। गंतव्य तक पहुंचने में जैसे पहिए स्थिर कर लेती है। निजी सवारी हो तो आदमी स्वतंत्र रहता है, परंतु सड़कों पर बढ़ते यातायात के साधन तो जैसे एक दूसरे की गति रोक देते हैं। इसमें लेखक सबसे पहले बता रहे हैं कि यह कहानी उस समय की बात को लेकर के है जब लेखक नौकरी किया करते थे। और नौकरी उनकी क्या थी कि एक संस्थान में, एक कंपनी में उनकी नौकरी थी और वो कंपनी बहुत बड़ा था। उसका कारोबार पूरे देश में, पूरे राज्य में फैला हुआ था और उस कारोबार की जो पैसे उधार हुआ करते थे उनको लेने के लिए लेखक का ही काम था और ये हमेशा कहीं ना कहीं जाया ही करते थे वसूली करने के लिए। हमेशा ये यात्रा में ही इनकी समय बीतती थी और उस यात्रा की इनको इतनी गलत आदत पड़ गई थी कि कभी अगर वसूली ना करने के वजह से इन्हें जाना न पड़ता था तो रात में इन्हें नींद भी न आती थी। साथ ही ये बता रहे हैं कि इन्हें कब कहाँ जाना होता था, किस दिन इनको कहाँ जाना होता था, हर बात पहले से ही कंपनी तय रखती थी। और ये जहाँ भी जाते थे, जब भी जाते थे अपनी कर वसूली करने के लिए, तो वहाँ 4-5 दिन तो अवश्य ही रहा करते थे। लेखक अपनी यात्राओं के दौरान अपनी मन स्थिति बता रहे हैं कि अगर थोड़े दूर तक जाना हो तो सरकारी बसों में तो आदमी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दूरी हो तो सरकारी बसें इतनी खराब हो जाती हैं, दूर तक ले जाते हमारे जो कान हैं उनकी आवाज़ों से भी गड़गड़ाहट होने लगती है और वो बस इतने नकारे होते हैं कि उन पर बैठे बैठे इंसान का जो हालत होता है वो बहुत काफी खराब हो जाता है। साथ ही लेखक हमें बता रहे हैं कि जो अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग तो अपने सीट के अनुसार बैठ जाते हैं, लेकिन जो निजी सवारी होते हैं, जो कुछ दूर तक के लिए बैठते हैं फिर उतर जाते हैं, फिर कुछ दूर के लिए दूसरे बैठते हैं फिर उतर जाते हैं, उनके कारण जो सवारी बैठे हुए होते हैं
उनको बहुत ही परेशानी होती है। साथ ही बहुत सारी बसें और गाड़ियां रोड पर चलने की वजह से एक दूसरे को पीछे करने की होड़ ज्यादा लगी हुई होती है रोड पे। यात्राएं जैसे एक नए अनुभव करने का बड़ा साधन है। पलक झपकते ही बड़ी दुर्घटना घट जाती है। इसलिए वाहन चालक हेतु संयम आवश्यक है। संयमी प्रायः दुर्घटनाओं को वश में कर लेते हैं और असंयमी जल्दबाज धैर्यहीन वाहन चालक अपने साथ साथ निर्दोष यात्रियों को भी दुर्घटना रूपी दंड का भागीदार बना देते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य अपने संयम से काम लेते हैं, जो अपने मन को अपने वश में रखते हैं, वो लोग बड़ी से बड़ी दुर्घटना और बड़े से बड़े जो गलत होने वाले कार्य रहते हैं उन सभी को क्या करते हैं, वश में कर लेते हैं और उनको गलत होने से बचा लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने मन को अपने वश में नहीं रखते हैं, वो छोटी सी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा बना देते हैं और जहाँ दुर्घटना नहीं होने लायक भी जगह रहता है वहां भी दुर्घटना कर देते हैं। खुद तो घायल होते ही हैं, साथ में जो निर्दोष यात्री बैठे होते हैं उनको भी घायल कर देते हैं। एक बार अपने यात्रा क्रम में मैं जब इलाहाबाद से वापस लौटने के लिए चला तो संध्या हो चुकी थी, परंतु अंधेरा होने में समय शेष था। अगस्त का उमस भरा दिन था। दुकानदार ने मुझे स्कूटर पर बैठाया और लीडर रोड पर ले गया। मुझे अलीगढ़ तक आना था। लीडर रोड पर दिल्ली की और आने वाली बसें मिलती हैं। मैंने एक साफ सुथरी डीटीसी बस का चयन किया और उसमें चढ़ गया। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि उस समय पहले की बात है जब यह कर वसूली के लिए गए थे और इलाहाबाद गए थे। इलाहाबाद से जब ये लौटने लगे तो उस समय संध्या हो चुकी थी, यानी कि शाम हो चुका था, लेकिन अंधेरा अभी नहीं हुआ था और इनकी बस उसी समय में थी। अगस्त का समय था। अगस्त में आप लोग देखे होंगे अंधेरा बहुत काफी देर से होता है। उसी समय की बात है। दुकानदार जो था, जो इनको वसूली देने वाला था, वो अपने स्कूटर पर बैठा करके इनको लीडर रोड ले आया था और वहीं इनको अलीगढ़ के लिए बस मिलने वाली थी। लेखक बता रहे हैं कि लीडर रोड पर दिल्ली की और आने वाली सारी बसें मिलती हैं और इनकी भी बस उसी समय आ गई और इन्होंने एक डीटीसी बस को चुना जो कि बहुत ही साफ सुथरी थी और अपनी अच्छी सी एक जगह ढूंढ करके वहां बैठ गए। उसके बाद है हमारे चैप्टर में दुकानदार अब भी मेरे साथ था। कंडक्टर अपनी सीट पर बैठा हुआ था, परंतु बस में मेरे अतिरिक्त कोई 4-5 सवारियां ही थी। मैंने अलीगढ़ का टिकट लिया, अटैची को सीट के साथ लगाकर चेन डालकर ताला लगाया। अटैची में मैंने हफ्ते भर की वसूली की नकदी रखी हुई थी। इसके अतिरिक्त मेरे वस्त्र और कुछ पुस्तकें जो मैं सदैव यात्रा में साथ रखता था। तभी मेरे साथ आए दुकानदार ने कंडक्टर से पूछा, बस कितनी देर में चलेगी? लेखक बता रहे हैं कि उस समय इनके साथ ऐसा हुआ कि जब ये बस में बैठे तो बस तो काफी साफ सुथरी थी, इनको टिकट भी अलीगढ़ की मिल गई, लेकिन बस में सिर्फ 4-5 सवारियां ही बैठे थे। इसलिए और इनको शक था लेखक को कि ये अलीगढ़ पता नहीं कब तक जाएगा। लेखक इसी सोच में बैठे बैठे अपने सीट पर अटैची को एक चैन से बांध करके उसमें ताला लगा दिए
उस अटैची में इनके हफ्ते भर के वसूली, क्योंकि ये कर वसूली के लिए जाते थे, उधार पैसे लेने के लिए जाते थे, तो पूरे हफ्ते में इलाहाबाद से जो भी वसूल किए थे, कर लिए थे, वो सारे उस अटैची में रखे थे। साथ ही कुछ कपड़े रखे थे और कुछ पुस्तकें रखे थे जो कि ये हमेशा पढ़ते रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इस बस में 4-5 सवारी देखने के कारण जो इनके साथ दुकानदार आया था, वो कंडक्टर से पूछा कि बस को चलने में अभी कितनी समय बाकी है। कंडक्टर ने बहुत ही धैर्य के साथ उस दुकानदार का उत्तर दिया कि अभी तो 10-15 मिनट बाकी है। आइए पांडे जी, अभी बस चलने में देर है, कुछ खा लीजिए, रात भर का सफर है, रास्ते में खाने योग्य कुछ मिलेगा नहीं, आइए। दुकानदार ने इनसे बोला, लेखक से, कि पांडे जी चलिए कुछ खा लीजिए, रात भर आपको इस बस में सफर करना है, रास्ते में तो आपको कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं। उसके बाद बहुत ही रोमांचक कहानी होने वाला है, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद क्या हुआ, मैं भी कंडक्टर और अपने साथ आए दुकानदार के वार्तालाप को सुन रहा था और इस बात पर निश्चिंत था कि समय से बस मिल गई। मैं दुकानदार के आग्रह को स्वीकार करने के लिए तैयार न था, क्योंकि अटैची को बस में छोड़ना पड़ता, जिसमें बड़ी धन राशि रखी हुई थी, परंतु वह न माना और अंततः हम कंडक्टर को 15 मिनट में आने के लिए कहकर समीप के बाजार में चाट खाने चले गए। लेखक के साथ अब तक सब कुछ सही हो रहा था। उन्हें समय पर सारी वसूली भी मिल गई, समय पर उनको उनका बस भी मिल गया। लेखक अपने जगह पर भी बैठ गए, अपने अटैची को भी बांध दिए। लेकिन अभी बस को चलने में कुछ समय था, इसलिए जो उनके साथ दुकानदार आए थे, उन्होंने इनको बहुत ही आग्रह के साथ बाजार ले गए और वहां चाट खाने के लिए बोला। इनको तो स्वीकार नहीं था, वो नहीं जाना चाहते थे अपने अटैची को छोड़ करके, क्योंकि अटैची में बहुत काफी पैसे थे जिसको कि छोड़ना खतरों से खाली नहीं था। लेकिन दुकानदार के बहुत आग्रह के वजह से जो लेखक है वो उस अटैची को उसी बस में छोड़ करके और कंडक्टर से बोले कि हम लोग 15 मिनट में आ रहे हैं, और वो लोग चाट खाने चले गए। परंतु जैसे ही हम लौट कर आए, बस वहां से नाराज थी। अब यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। लेखक कह रहे हैं कि जब वो लोग चाट खा करके वापस लौट कर आए, तो जिस बस में उन्होंने रखा था अपना अटैची, वो बस वहां से गायब थी। यह देखकर हमारे चेहरे की हवाइयां उड़ गई। बिल्कुल पागलों की भांति हम इधर उधर देखने लगे। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर आपकी कुछ पैसे भी अगर कोई चुरा लेता है या फिर कोई ले लेता है तो आपको बहुत ही घबराहट होगी। लेकिन लेखक के पास तो पूरे हफ्ते भर का वसूली उस अटैची में था और बस वाला उस अटैची को लेकर के वहां से भाग चुका था। तो इस बात को सोच करके लेखक की बहुत ही हालत खराब हो गई और साथ ही उनको ये भी टेंशन था कि अगर मैं किसी से कहूँगा कि बस वाला मेरा अटैची चुरा लिया तो शायद मेरे जो हेड है, मेरे ऑफिसर जो हैं, इस बात पर कभी विश्वास भी नहीं करेंगे। इस बात को सोचते सोचते लेखक पूरा पागलों की तरह इधर उधर घूमकर बस को ढूंढने लगे। साथ ही दुकानदार भी उनके साथ घूम रहे थे, क्योंकि उन्हीं के कहने पर लेखक बस छोड़ करके खाने के लिए गए थे। न एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते थे, न उत्तर दे सकते थे। फिर भी मैं बोल उठा। हम दोनों 10 मिनट में वापस लौट आए और जब आए तो बस में 4-5 सवारी जब गए तो बस में 4-5 सवारियां ही थी। 10 मिनट में सवारी कैसे भर सकती है? हो न हो कंडक्टर को हमारे अटैची के लोभ ने बस को समय से पूर्व बिना
पूर्व बिना और सवारी के लिए ही वहां से जल्दी ले चलने को विवश किया होगा। लेखक और ये दुकानदार जो हैं वो लोग अपने बीच में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हम लोग 15 मिनट बोल कर गए थे, 10 मिनट में ही चले आए। इसका मतलब लग रहा है कि कंडक्टर को पता चल गया था कि मेरे अटैची में काफी पैसा है और वो ड्राइवर को विवश करके बिना सवारी के ही पैसों के लोभ में बस लेकर चला गया है। उसके बाद है 10 मिनट उसे गए होंगे। अब तक वह 5-6 किलोमीटर तो निकल ही गई होगी और जैसे जैसे समय बीतेगा अटैची के लालच में कंडक्टर ड्राइवर बस को दौड़ा लिए जाएंगे। उन्हें सवारी उठाने बैठाने की कोई चिंता न होगी। लेखक अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं और साथ ही दुकानदार से भी बात कर रहे हैं कि हमें गए हुए 10 मिनट हुआ था चाट खाने के लिए, तो बस वाले को भी यहाँ से निकले हुए 10 मिनट ही हुआ होगा और इतने देर में वो लगभग 5-6 किलोमीटर भाग गया होगा। क्योंकि उसे अटैची में काफी पैसे मिल गए हैं इसलिए वो रास्ते में किसी यात्री को भी न बैठाएगा, सिर्फ बस लेकर भागने की चिंता में ही होगा। मेरी बातें सुनकर दुकानदार बोला, पांडे जी हमारी तो नाक कट गई, हम आपकी फर्म को क्या जवाब देंगे। हमारे ही कहने पर आप अटैची छोड़कर हमारे साथ गए थे। जो दुकानदार था वो भी बहुत काफी अफसोस में था और बहुत काफी चिंता में था कि मेरे ही कहने पर लेखक जो है वो गए थे चाट खाने के लिए। अब क्या हम जवाब देंगे कि आखिर ये पैसा लेकर क्यों भाग गया और कैसे भाग गया। इतने में रिमझिम फुहार पड़ने लगी। हमने आसपास उस गाड़ी के विषय में पता किया, सड़क के किनारे अड्डा जमाए परिवहन कर्मचारियों से पूछा, परंतु कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका। इस प्रकार हम पूछते हुए दिल्ली जाने वाले मार्ग पर ही स्कूटर से बढ़ने लगे। वह स्कूटर भी दुकानदार पड़ोस के किसी दुकानदार से मांग कर लाया था। इनके साथ ऐसी घटना हो रही थी कि वो दुकानदार भी जो इनके साथ आया था वो किसी और से स्कूटर मांग कर लाया था और इनके पास अपना स्कूटर भी नहीं था कि कुछ ज्यादा दूर तक जा सके। फिर भी अटैची में ज्यादा पैसा होने के कारण इन लोगों ने उसी स्कूटर को लेकर के हर एक मार्ग पर जाने लगे ताकि जहां भी उनकी उस बस को ढूंढ ले और उन्हें मिल जाए। साथ ही उन लोगों ने जो रोड पर बैठे हुए थे पुलिस परिवहन वाले जो बैठे थे उन लोगों से पूछे ये लोग, तो वो लोग भी सही से उत्तर नहीं दे पाए कि उन लोगों ने बस को देखा है या नहीं देखा है। तब मोबाइल फोन तो थे नहीं जो तुरंत खबर कर दी जाती। अतः भगवान का नाम लेकर उस डीटीसी बस के रंग रूप की जाती हुई बसों की पहचान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि अंधेरा हो गया था। किसी चमत्कार के होने पर ही अटैची सहित बस अथवा अटैची मिल सकती थी, अन्यथा जो नहीं होना चाहिए था वह तो हो ही चुका था। जिस काम के लिए मैं हफ्ता भर परिश्रम करता रहा, कंडक्टर पलक झपकते ही उस पर पानी फेर गया। लेखक अपने मन में सोच रहे हैं कि धीरे धीरे अंधेरा भी हो गया और बारिश भी शुरू हो गई थी और वो लोग उस बस की सिर्फ रंग देखे थे और उस रंग की जितनी भी बसें रास्ते में इन्हें मिल रही थी उन सभी को जांच करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। साथ ही वो लोग ये भी मन में सोच रहे थे कि अगर कोई चमत्कार होगा तभी हमें हमारा अटैची के साथ बस मिल पाएगी, क्योंकि उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी अब बस के मिलने का। साथ ही लेखक ये भी सोच रहे हैं कि मैंने पूरा हफ्ता लगा दिया इस पैसे को इकट्ठा करने में और कंडक्टर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर गया। मेरे पूरे हफ्ते भर का मेहनत खराब कर दिया और सारा पैसा लेकर के भाग गया।
लेखक इस बात का भी अफसोस जता रहे हैं कि उस समय मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, यानी कि उस समय में मोबाइल फ़ोन नहीं रहा था कि ये लोग फ़ोन करके तुरंत किसी को बता भी देते कि इस रंग की बस यहाँ से गई है और आप लोग उसको ढूंढने का कोशिश करिए। ऐसी भी कोई इनके पास सुविधा उपलब्ध नहीं थी। क्या कोई मेरी बात का यकीन करेगा? मुझे यह भी विश्वास नहीं था। लोग कहेंगे कि पांडे रुपया खा गया और उस बात को छिपाने के लिए कहानी सुना रहा है। मैंने पहले ही बताया कि लेखक को इस बात का भी शक था कि मैं जब अपने हेड से बोलूँगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए तो इस बात का विश्वास भी कोई नहीं करेगा। वही बात यहाँ बताया गया है कि लेखक सोच रहे हैं मन में कि अगर मैं कहूँगा किसी से तो सारे लोग सोचेंगे कि पांडे सारा पैसा खा गया और पैसा खाने के बाद सिर्फ झूठी झूठी कहानियां हमें सुना रहा है। उसके बाद क्या हुआ? मार्ग में जहाँ कहीं कोई चेक पोस्ट मिलती, हम गाड़ी का हुलिया बयान करके उसके विषय में मालूमात करते, परंतु दुर्भाग्य से कुछ भी पता न चला। एक चेक पोस्ट पर हमें पुलिस का सिपाही वायरलेस सेट के साथ मिल गया। लेखक बता रहे हैं कि रास्ते में जहाँ भी चेक पोस्ट पड़ती थी वहाँ ये लोग गाड़ी के विषय में बताते थे कि ऐसी मेरी गाड़ी थी, क्या यहाँ से गई है और मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन इन्हें उस गाड़ी के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उसके बाद थोड़ी और आगे बढ़ने के बाद एक जगह चेक पोस्ट पर कुछ पुलिस मिले जिनके पास वायरलेस था, यानी कि उस समय में जो सिपाहियों के पास रहता था वो फोन था। तो उस फोन से इन्हें क्या मदद मिला हम लोग अभी आगे पढ़ रहे हैं। मार्ग में हमें एक व्यक्ति ने बताया कि आगे जाकर चेक पोस्ट पर वायरलेस सेट सहित बैठा सिपाही हमारी मदद कर सकता है। उसे चाय पानी का खर्च देना होगा और काम हो जाएगा। हमने ऐसा ही किया। सिपाही के सामने अपना दुखड़ा रोया, भेंट चढ़ाई जो उसने स्वीकार कर ली, परंतु तुरंत वायरलेस पर संदेश प्रसारित कर दिया। क्या संदेश प्रसारित किया कि अमुक हुलिये की गाड़ी एक अटैची जो कंडक्टर की सीट के पीछे वाली सीट में लॉक्ड है को तुरंत बरामद किया जाए। मामला संवेदनशील है। अटैची के मालिक थाना दर थाना होते हुए आप तक पहुंचेंगे। जल्दी करें, गाड़ी निकलने न पाए। टोल प्लाजा पर ही सख्ती करें। वो जो वायरलेस के साथ सिपाही बैठे थे उन लोगों ने अपने थाना में फोन करके बता दिया कि इस रंग का जो गाड़ी है वो यहाँ से गया है, जिसमें कि कंडक्टर के पीछे वाली सीट में एक अटैची बंधी हुई है और उस अटैची में काफी पैसे हैं। जो अटैची के मालिक हैं, आप लोग अगर हर टोल प्लाजे पर सख्ती करेंगे, यानी कि हर टोल प्लाजे का चेकिंग करेंगे, तो जो अटैची के मालिक हैं वो थाना थाना होते हुए आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे और आप लोग जल्द से जल्द उस अटैची को ढूंढने का कोशिश करिए। ये बात जो वायरलेस वाले पुलिस थे, सिपाही थे, वो हर थाने में फोन करके बता दिए। और ये हुआ कैसे कि इन्हें जब रास्ते में पांडे जी और दुकानदार बस ढूंढ रहे थे, उस समय इन्हें रास्ते में एक व्यक्ति ने बताया था कि आप लोग कुछ आगे जाएंगे तो एक वायरलेस सेट के सहित सिपाही बैठे हुए मिलेंगे और उन लोगों को कुछ पैसे मान लीजिए कि घूस के रूप में देना होगा और अपना सारा बात बताना होगा, जिससे कि वो लोग आपकी मदद करेंगे। वैसा ही इन लोगों ने किया और वायरलेस वाले सिपाही भी इनकी मदद की है। उसके बाद क्या हुआ, हमने उनका धन्यवाद किया और स्कूटर आगे बढ़ाया। अब आप निश्चिंत हो जाइए, गाड़ी बच नहीं सकेगी, वह बोला। मार्ग में पड़ने वाले थाने और पुलिस चौकियों का पता करते हुए हम आगे बढ़ते रहे।
हमें यह जानकर अवश्य तसल्ली हो जाती थी कि उन्हें वायरलेस संदेश के द्वारा उस गाड़ी के विषय में सूचना मिली है, परंतु गाड़ी उनके क्षेत्र से निकल चुकी है। एक थाने से यह भी सूचना मिली कि उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, परंतु ड्राइवर ने रोकी नहीं। उसका पीछा किया जा रहा है। अगले थाने में पता चला कि गाड़ी न रुकने पर सीओ साहब स्वयं गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। लेखक के साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती जा रही थी लेकिन उनके मदद करने वाले भी बहुत काफी लोग थे। उन्होंने वायरलेस से जो भी संदेश भिजवाया था हर थाने में मिल गई थी। इस बात की जानकारी कैसे हुई कि वो लोग जैसे जैसे स्कूटर से आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उन्हें हर थाने पर इस बात की जानकारी मिल रही थी कि उन्हें अलर्ट किया गया है, लेकिन जो बस है उस रंग का वो यहाँ से निकल चुका है। कुछ और आगे थाने पर जाने पर एक जगह पता चला कि उस बस को रोका गया है, लेकिन ड्राइवर रुका नहीं और भाग गया है। अगले थाने पर जाने के बाद पता चला कि जो सीओ साहब हैं, सीओ जो है उस थाने के, वो खुद उस बस का पीछा कर रहे हैं अलर्ट करने के बाद। अब लग रहा था कि वाकई कोई चमत्कार होने वाला है। हम वहां से 5-6 किलोमीटर आगे गए होंगे। रात के 8 साढ़े 8 का समय था। सड़क की दाईं ओर एक थाने का बोर्ड लगा था और वहां सिपाही बाहर गश्त पर था। हमने उससे मालूम किया तो पता चला कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई और अटैची बरामद कर लिया गया, परंतु गाड़ी सरकारी थी, वह दूसरे राज्य की थी, उसे जाने दिया गया। लेखक बता रहे हैं कि बहुत काफी कठिनाइयों के बाद उन्हें पता चला एक थाने पर कि उनकी जो अटैची वाली बस थी उसको बरामद कर लिया गया है, यानी कि वो मिल गया है। चूंकि जो बस थी वो दूसरे राज्य की थी, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। वो अपने राज्य को जाने के लिए उसको छोड़ दिया गया है और इनकी अटैची को ले लिया गया है। आगे क्या है? हम दोनों तुरंत थाने के भीतर गए और मुझे दूर से ही हेड मुहर्रिर के समीप रखी हुई अपनी अटैची दिखाई दी। हमने तुरंत आगे बढ़कर उसे नमस्ते की और अपने आने का कारण बताया। उसने हमें घूरा और अटैची तथा हमारे विषय में आवश्यक पूछताछ की। लेखक बता रहे हैं कि जो दुकानदार थे और लेखक दोनों थाना में गए भीतर अंदर, और जो वहाँ के हेड थे उनके पास वो अटैची रखी हुई थी। क्योंकि अपनी अटैची होने के कारण लेखक उस अटैची को पहचान गए और उन्होंने आगे बढ़ते हुए उस हेड को अपना नमस्कार किया, नमस्ते बोले और अपने आने का कारण बताया कि मेरे साथ अमुक अमुक घटनाएं हुई हैं। हमने रास्ते में अटैची बांधा था बस में और वो बस वाला लेकर चला गया। उसके बाद मैंने अलर्ट किया, मेरी ही इस खबर आप लोगों तक आई थी। ऐसी सब बातें की तो जो हेड थे उन्होंने उस अटैची के बारे में तथा लेखक के बारे में कुछ जरूरी सूचनाओं को और जरूरी सवालों को पूछा उनसे। उन सभी का जवाब देते हुए लेखक यह भी बोले कि यह अटैची मेरी है और इसका आप लोग विश्वास करिए। इस पर हेड ने बोला कि आप अटैची खोलकर मेरे सामने चेक कर लीजिए कि जो आपके पैसे थे वो ये सही सलामत है या नहीं है। इन्होंने भी ठीक वैसे ही किया। अटैची खोला, अपना सामान चेक किया, लेकिन उन ड्राइवर और कंडक्टर ने इनका सामान छुआ तक नहीं था। जैसे इन्होंने अपना सामान रखा था ठीक वैसे ही इन लोगों ने पाया। लेखक इस अपने अटैची को पा करके बहुत खुश हुए और वो ये बोल रहे हैं कि काफी दौड़ धूप के बाद, यानी कि काफी मेहनत के बाद उनकी जो
अटैची थी उन्हें मिल गई और पुलिस ने भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इनकी पूर्ण मदद की। आगे लेखक अपनी पुरानी कहानियों के बारे में भी कुछ बता रहे हैं, पुरानी घटनाओं के बारे में भी। उसमें भी हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। थाने से बाहर मुख्य मार्ग पर आकर मैंने साथी दुकानदार से विदा चाही, परंतु वह न माना। बोला यहाँ से बस में बैठना सुरक्षित न होगा, लूटपाट हो सकती है। मेरे साथ वापस इलाहाबाद चलिए, वहां भोजन आदि करके तब प्रस्थान कीजिएगा। लेखक को वहां पहुंचने में लगभग 8 साढ़े 8 हो चुकी थी, यानी कि रात काफी हो चुका था। तो उन्होंने बोला दुकानदार से कि अब आप चले जाइए और मैं यहीं से बस पकड़ लूंगा। लेकिन दुकानदार जो थे इनके गहरे मित्र की तरह इनसे कहा कि यहाँ से आप अगर बस पकड़ते हैं तो वो आपके लिए उचित नहीं होगा, इसलिए आप फिर से इलाहाबाद चलिए और वहाँ आज रुकिए, खाना खाइए, उसके बाद वहाँ से अपना दूसरा बस पकड़ के उसके बाद जाइएगा अलीगढ़। आगे क्या हुआ लेखक के साथ, इन्होंने फिर गए इलाहाबाद या नहीं, हम लोग इस कहानी में देखेंगे। अटैची की खोज में उसके असीम योगदान को देखते हुए मैं फिर उसके आग्रह को टाल न सका। हम इलाहाबाद से 80 किलोमीटर दूर थे। अब पुनः इलाहाबाद जाना होगा और कुछ घंटे बाद फिर से इसी मार्ग से बस में बैठकर गुजरना होगा। कहीं अब कोई दुर्घटना घट गई तो? मैं पुनः स्कूटर पर बैठ गया। स्कूटर ने फिर से इलाहाबाद का रुख किया। लेखक कह रहे हैं कि मेरे अटैची खोने पर दुकानदार जो था बहुत मेरा मदद किया था और उस मदद को देखते हुए मैं उसके इस आग्रह को भी नहीं टाल सका और दोबारा मैं उसके साथ इलाहाबाद चला गया। साथ ही लेखक अपने मन में सोच रहे हैं कि कहीं मेरे साथ फिर से न दुर्घटना घट जाए, क्योंकि मैं फिर इलाहाबाद जाऊंगा और वापस इसी रास्ते में बस में बैठ करके फिर आऊंगा। इस बीच में मेरे साथ कुछ फिर से न हो जाए। रात्रि 11 बजे हम लोग इलाहाबाद लौटे। उसने एक अच्छे रेस्तरां में मुझे मनपसंद भोजन करवाया और बस तक बैठाने आया। मैंने उसका आभार व्यक्त किया और कहा कि जिस मुसीबत का उसने होशो हवास कायम करके सामना किया वह काबिले तारीफ है। 12 बज चुके थे। इस बार मैंने कानपुर तक का टिकट लिया। लेखक कह रहे हैं कि इन लोगों को दोबारा इलाहाबाद जाने में 11 बज गया। उसके बाद ये लोग बढ़िया सा होटल में गए, खाना खाए और फिर से बस में बैठ गए। साथ ही लेखक दुकानदार को धन्यवाद भी बोला, क्योंकि उन्होंने इनके अटैची को ढूंढने में इनका असीम मदद किया था। और इस बार लेखक अलीगढ़ का नहीं बल्कि कानपुर का टिकट लिया। सुबह कानपुर पहुंचा, फिर अलीगढ़ की बस में बैठा। लेखक को कानपुर पहुंचने में सुबह हो गया। 12 बजे रात में ये बैठे थे और कानपुर पहुंचने में इन्हें सुबह हो गया। सुबह फिर ये अलीगढ़ के लिए टिकट लिए और बस में बैठ गए। उसके बाद क्या होता है, कन्नौज से 4-5 पुरुष बस में सवार हुए जो बड़े बेचैन से जान पड़ते थे। उनमें से कोई कहीं तो कोई कहीं बैठ गया। 1 किलोमीटर आगे जाकर वे कहीं उतर गए। उनके उतरने के थोड़ी देर बाद मुझसे आगे बैठे आदमी ने शोर मचाकर कहा, गाड़ी रोकिए, मेरी जेब कट गई है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लेखक इस कहानी में बताएंगे कि थोड़ी सी भी अगर हम अपनी होशो हवास को कायम नहीं रखते हैं तो हमारे साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। ठीक उसी तरह लेखक बता रहे हैं कि रास्ते में जिस बस में ये बैठे थे उसी बस में फिर से एक दुर्घटना हो गई और वो दुर्घटना इनके साथ नहीं बल्कि बस में बैठे दूसरे यात्री के साथ हुआ था। वो क्या था कि कन्नौज के पास 4-5 लोग आए, उस बस में बैठ गए और वो एक जगह नहीं बल्कि जहां तहां बैठ गए और लगभग 1 किलोमीटर के बाद बस रुकवा करके वो लोग चले गए।
लेकिन 20-25 मिनट के बाद क्या हुआ कि जो लेखक के पास बैठा था एक व्यक्ति, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा कि बस रोकिए, मेरी जेब कट गई है। यानी कि जो वो 4-5 लोग थे, वो लोग क्या किए, उस बस में बैठे काफी यात्रियों के साथ नुकसान कर दिए और उन लोगों की काफी सामानें चुरा लिए। गाड़ी रोक दी गई। सब लोग उसे उत्सुकतावश देखने लगे। उसने पतलून की जेब से कटे फटे कागजों का इस प्रकार लिपटे हुए रूप में दिखाया जैसे रुपए लपेट कर टिकट पॉकेट में रखे हो। वास्तव में उसकी बगल और मुझसे आगे उन्हीं 5 में से एक आदमी बैठ गया था जो यह खेल खेल गया। जिसकी जेब कटी थी वह तो जैसे तड़प रहा था। उसे देखकर सभी सवारियां दुखी और उदास थी। जरा सी भूल और जरा सी सजगता भाग्यों को उलट पुलट कर देने के लिए पर्याप्त है। संपूर्ण घटनाक्रम से निकलते उछलते मैं बस यही जान सका। लेखक कह रहे हैं कि इन सभी चीजों को देखते हुए, इन सभी कार्यों को देखते हुए, दुनिया को समझते हुए और बस की हालात को समझते हुए लेखक अपने गंतव्य तक पहुंच गए और इन सभी यात्राओं में ये यही सीखे कि अगर थोड़ा सा भी हम अपनी सजगता को छोड़ते हैं, यानी कि अपने मन को इधर उधर करते हैं और अपनी ख्याल नहीं रखते हैं, तो हमारे साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। हमारा चैप्टर यहीं खत्म हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा, भाग्य का फेर। थैंक यू सो मच।